चलो, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, टैक्स कवर करेंगे। हाँ, इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है ना, बजट और टैक्स। कर, इसको देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को, है ना। चलो, कर क्या है? तो कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है ना। कर के आधार से संबंधित व्यक्ति के समूह सरकार को बिना किसी प्रतिफल के द्वारा उसे दिया जाता है। मतलब टैक्स देते हैं तो हम लोग प्रतिफल लेते हैं सरकार से? नहीं, लेकिन हम लोग टैक्स देते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग प्रतिफल लेते हैं? नहीं लेते हैं, लेकिन टैक्स हम लोग देते हैं, है ना। तो टैक्स क्या होता है? हमारे देश का विकास होता है। कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है। अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से शुरू होगा आपका टॉपिक। पहला टैक्स का नाम है प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। हाँ, प्रत्यक्ष कर बोल सकते हो कि वैसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो धनी है, जिसको डायरेक्ट कर बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। जैसे आयकर, है ना, ये सब प्रत्यक्ष कर में आता है। अप्रत्यक्ष कर, वैसे अप्रत्यक्ष कर लगभग सारे व्यक्ति को देना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर, हाँ, गरीब से लेकर के अमीर तक को। अप्रत्यक्ष कर को बोलते हैं इनडायरेक्ट कर। क्लियर? तो सबसे पहले प्रत्यक्ष कर के बारे में देख लेते हैं। हाँ, लिखो, ये अमीर व्यक्तियों पर लगाया जाता है। अमीर व्यक्तियों पर लगाया जाता है। अब देखो अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं जो शुरू करते हैं। पहला का नाम है आयकर। आयकर, जिसको तुम लोग बोलते हो इनकम टैक्स, है। भारत में 1861 में शुरू हुआ था और एक समिति थी, कोलडोर समिति, इसके सिफारिश पर शुरू हुआ था। तुम लोग को समिति और अथी के बारे में, दोनों के बारे में बता दिए थे कि समिति तब काम करती है जब, है ना, उसका कोई खास मुद्दा हो या फिर कोई खास काम हो। और समिति का नाम जो है हमेशा समिति के अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना, माइंड में, बार बार बोल रहे हैं तुम लोग को। समिति का नाम समिति के अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है। तो जो भी नाम होगा समिति का, तो समझ लेना उसके अध्यक्ष का नाम है। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये लिखो कि ये कब लगाया था पहली बार? पहली बार 1861 में लगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कोलडोर समिति के सिफारिश पर। कोलडोर समिति के सिफारिश पर लगा। क्लियर? अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब देखो, इसमें दो प्रकार के टैक्स होते हैं आयकर में। एक होता है अर्जित कर, एक होता है अनर्जित कर। बस मैं अर्जित कर मतलब मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अर्जित कर, है ना, वैसा पैसा जो मेहनत से कमाया हुआ हो हमारा। नहीं, ये आयकर में, ये सॉरी प्रत्यक्ष कर के पहला भाग, ठीक है ना, और ये आयकर का ये पहला भाग अर्जित कर। आयकर के दो प्रकार होते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। आयकर के दो प्रकार होते हैं, अर्जित कर, अनर्जित कर। अर्जित कर में बता रहे हैं कि वैसा कर जिसको हम लोग मेहनत से कमाते हैं, खून पसीने की कमाई है, बोल सकते हो उसको। जैसे नौकरी किए हैं, मजदूरी किए हैं, बस मई, या फिर किसानी किए, बस मई, तो वैसे पैसे को बोलते हैं अर्जित कर। दूसरा होता है अनर्जित कर। दूसरा होता है अनर्जित कर। अनर्जित कर में वैसा चीज आते हैं जिसमें मान लो कि लॉटरी, जुआ, ड्रीम 11,
हैं, बस भाई अचानक कमाई जिसमें तुम मेहनत नहीं करना पड़ा हो। केबीसी है, केबीसी में गए, केबीसी खेले, केबीसी खेलने के बाद हमको क्या हुआ, अमाउंट जीते, अमाउंट जीतने के बाद तुमको पूरा पैसा नहीं देगा वो, टैक्स के रूप में काट बस भाई 5 करोड़ अमाउंट जीता है ना, उसको मिलता है 3,75,00,000। अब बोलो सर 1,25,00,000 रुपया काट लेता है, सोचो कितना अमाउंट काट लिया वो। तो लॉटरी पे जो लॉटरी का जो आई टैक्स है वो हाई होता है, जैसे ड्रीम 11 का टैक्स। बड़ी ज्यादा है। ड्रीम 11 खेलते हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ, तो ड्रीम 11 तो ड्रीम 11 खेलोगे ना, तो ड्रीम 11 में क्या होगा कि मान लो कि तुम 1 करोड़ जीते, ठीक है, तो उसका प्लेटफॉर्म टैक्स काट लेगा वो सबसे पहले, तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हो, ठीक है, फिर एप्लीकेशन का जो टैक्स है वो काटेगा, फिर इधर बैठे हुए निर्मला सीतारमन है ना, बोले कि अकेले अकेले कैसे तुम लेके चल जाएगा रे, है 30% टैक्स है, कितना परसेंट, 30%। मिला जुला करके हाथ में तुम्हारा आएगा 1 करोड़ के बाद 50 या 55 लाख, मतलब 45 लाख रुपए कट जाएगा तुम्हारा। हाँ, ड्रीम 11 में। तो ऐसा जो इसको जुआ बोलते हो, हैं, बैन हो गया, रिले बैंड होगा सर। अच्छा, 11 और बुकी सब हो गया, खत्म हो गया, बैन कर दिया। भाई के बहुत ज्यादा उस आत्महत्या कर लिया। बस भाई क्लियर समझ में आया। तो इसमें क्या हो सकता है, वैसा व्यक्ति, लिखो इसमें, वह व्यक्ति के परिश्रम का प्रतिफल, कैसा प्रतिफल, परिश्रम का प्रतिफल, बस भाई। हाँ, और दूसरा है भाग्य का प्रतिफल, व्यक्ति के परिश्रम का प्रतिफल, और दूसरा है भाग्य का प्रतिफल। हाँ, एग्जाम्पल में डाल सकते हो, एग्जाम्पल में कुछ डालोगे, नौकरी है, मजदूरी, है, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, लॉटरी, जुआ, वो भी मेहनत में ही आता है। हाँ हाँ, वो भी मेहनत में ही आता है। कोई एडिटिंग करता है सब कुछ। हाँ, है, हाँ हाँ हाँ, लक रहेगा तब तो लॉटरी लेगा, लक रहेगा तब तो जुआ जीतोगे, है, बस भाई। हाँ, क्वेश्चन ये पूछता है कि आयकर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, बस भाई, तो CBDT के द्वारा, किसके द्वारा, CBDT के द्वारा। फुल फॉर्म सर है सीबीटीडी के CBTD, और जो फुल सीबीडी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्लियर। दूसरा है निगम कर, दूसरा टैक्स का नाम है निगम कर। ये सुपर टैक्स इसको बोलते हैं, कौन टैक्स बोलते हैं, काहे बोलते हैं, ये भी बता दो। हाँ, सुपर टैक्स तो बोलते हैं, काहे बोलते हैं, मतलब फास्ट में लगता है। नहीं एकदम जल्दी लगा दो पहले समझ लो, ये 1960-61 के पहले जितनी भी कंपनियां हैं, और जो कंपनियां वर्तमान में 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ से ऊपर के अधिक बन चुकी है, उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सुपर टैक्स, जो 5% नॉर्मल टैक्स से एक्स्ट्रा होता है, बस भाई, इसी को कहते हैं सुपर टैक्स, क्लियर। तो ये 1960-61 के पहले की जितनी कंपनियां हैं उस पे लगती है, उसके बाद वाली कंपनियों पे नहीं लगती है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसका पूंजी का अमाउंट 50,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, बस में आ गया, दोनों क्राइटेरिया पूरा हुआ। क्या कौन कौन से है, 1960 के यहाँ 50 करोड़ नहीं है तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, 1960-61 के पहले है और 50,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी नहीं है तो वो नहीं लगेंगे, बस भाई। 2 क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए तब उस पर सुपर टैक्स लगेंगे। कौन सा टैक्स लेंगे, सुपर टैक्स, लिखो 2 पॉइंट। कब लगता है, 1960-61 के पहले की कंपनी पर
दूसरा क्राइटेरिया इसी में ऐड कर लेना, 50,000 करोड़ की पूंजी वाली कंपनी। क्लियर? 2 क्राइटेरिया पूरा हो गया। ये पहली बार लगाया गया था 1939 में। (1939) में लगा। अगला है मृत्यु कर। कौन सा कर? मृत्यु कर। हाँ हाँ एकदम भाई। बैंक में मिलता है सर, बैंक। पहली बार 1953 में लगा था। कब लगा था? लिख लो, पहली बार 1953 में लगा। अब मृत्यु कर किस पे लगता है पता है? अस्थि पर। अस्थि माने आदमी के सब पर नहीं रे, मतलब कलसा पर नहीं रे, हाँ सर, तो अपना का फांसा के ना मार देता है। फांसी लगा के मार जाता हो रहा है नहीं रे। अरे उसकी अस्थि मतलब उसकी छोड़ी हुई संपदा, छोड़ा हुआ धन, हाँ प्रॉपर्टी, उसको अस्थि कहते हैं। बस माई सर हम लोग अस्थि मतलब अस्थि बोले हम समझ रहे हैं, तुम लोग लोटा समझ लियो। इसको अस्थि कर कहते हैं। कौन सा कर कहते हैं? अस्थि कर। अस्थि मैंने समझ लेना, छोड़ी गई संपदा। संपदा मैंने टोटल जाएगा। बस माई संपदा में टोटल चीज, पैसा कौड़ी गहना जेवर हैं। अगर वो किसी को नॉमिनी में डाला हो तो फिर लगेगा। नॉमिनी डाला हुआ तब फिर तो उसको ट्रांसफर करवाने में पैसा लगता है ना जी। तो फिर ऐसे थोड़ी मिल जाएगा आपको। जैसे रजिस्ट्री करवाने जाओगे कि हमारे दादाजी मर गए, हमारे पापा जी का एक्सपायर हो गया, तो अब ये संपदा हमारे नाम के ऊपर किया जाए, तो वहाँ पर आपको रसीद कटने का पैसा लगेगा, ट्रांसफर करवाने का पैसा लगेगा। तो वही तो वहाँ पर टैक्स यही है, इसको उसी को बोलते हैं मृत्यु कर। बस माई हाँ। उर्सुला हिक्स नाम के एक व्यक्ति हैं, लेडीज हैं, उनका कहना है ना, एक व्यक्ति जन्म कोख से लेकर के, जन्म कोख से लेकर के है ना शमशान घाट तक टैक्स पे करता है ना। वन मैन पे टैक्स बॉम्ब टू टॉम। बॉम्ब मने कोख और टॉम मने शमशान घाट, कब्र उसको बोलते हैं। टॉम मने कब्र बोलते हैं। तो बोला जाता है कि एक व्यक्ति कोख से लेकर के कब्र तक टैक्स पे करता है। आए जैसे उसको ब्लड चढ़ाना है, वो सब कुछ करना तो कौन चीज? कैसे पे करता है टैक्स? अरे भाई खा रहा है, खाओ माता जी खा रही हैं उनकी, तब उस पर टैक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उसका चेकअप, उसका ये, उसका वो, सब पे टैक्स जाता है। अगला है उपहार कर। तीसरा, चौथा है उपहार कर। उपहार कर है, लिखो उपहार कर। उपहार अधिनियम 1958 में ये शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? उपहार अधिनियम 1958 में शुरू हुआ। बस मई। अब उपहार कर किसको कहेंगे भाई? हैं? शत्रुघ्न जी दहेज लेंगे ना, ओकरा कहेंगे उपहार कर। हैं? नहीं लेगा दहेज? नहीं छोड़े, अब बंद हो रहा है। 50,000 से ऊपर के उपहार पर, 50,000 से ऊपर के उपहार पर आपको टैक्स लगते हैं। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो करते क्या है बता देते हैं। जैसे मान लो कि उसको ब्लैक पैसा वाइट करना है, बस माई, तो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा। वो क्या करेगा? फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा हैं। उसमें 50,000 से कुछ पैसे नीचे रखेंगे, 1,000 रुपये नीचे का, तो ढेर सारा मेहमान को बुलाएगा और अपने पैसे को अपना गिफ्ट में तब्दील करवाएगा और उस मेहमान को गिफ्ट देगा और उस मेहमान से वो गिफ्ट ले लेगा। ब्लैक पैसा क्या हो गया? वाइट हो गया।
वही तो बोल रहा है बस भाई हैं, वही तो बोल रहा है सर कि दहेज वाला मान लो कि तुमको 10,000 मेहमान बुलाए हैं, एक बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया बस भाई, और 10,000 मेहमान को 50-50 हजार का गिफ्ट अपने तरफ से थमाया वो, उसको बोला गिफ्ट लेके नहीं आना है, मेहमान भी खुश हैं हम भी खुश। इनवाइट भी करेगा, ये भी तो बड़ा पार्टी करेगा। अरे भाई तो ब्लैक पैसा वाइट करना किसको है, हमको, तो बता ना, जैसे हमारे पास पैसे भी कितना जिसको पैसे हम वाइट करेंगे जैसे मुझे देगा रिटर्न गिफ्ट भी तो कर सकता है, हैं, वो भी महंगा देगा, ये भी देगा, तो रिटर्न गिफ्ट को माना तो कर दिया। उसको मना करना है कि आप गिफ्ट लेके, जैसे हम तुम लोग को बोले कि हमारे पार्टी में आना रे, हाँ सर आएंगे बस भाई हाँ लेकिन बोले कि गिफ्ट लेके नहीं आना, तो बोले सर काहे नहीं लेके आएंगे, तो बोलेंगे गिफ्ट तुमको हमारे तरफ से मिल जाएगा, वही गिफ्ट हमको दे देना है। अब वहां से हम ढेर सारा गिफ्ट बनवा लिए, ढेर सारा गिफ्ट मतलब कुछ भी बनवा लिए, 50-50 हजार का ढेर सारा गिफ्ट बनवा लिए। अब बोले कि एक का गिफ्ट लेके जाइए और दे करके आइए, सरकार के निर्णय क्या हो गए बस भाई। तो ब्लैक मनी व्हाइट करना किसको है, बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाने में जितना पैसा लगेगा, तो बोले फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाए थे उसमें हमको गिफ्ट मिला है, सीधी सी कहानी है। तो बोले इसको ब्लैक मनी जो है व्हाइट हो जाएगा ना। अब करना किसको है, बड़े आदमी करना है, हम लोग को थोड़ी करना है। अकाउंट में 2,000 रुपये रख के क्या है कौन सा ब्लैक मनी तुम्हारे पास है, आपके पास है ना सर? अकाउंट में 4,000 रुपया है मिला जुला करके है। अलग अकाउंट में रखे होंगे, 200-400 करोड़ तो तुम लोग पढ़ा रहे होते हैं। एक राशि लेके भेजे तो जैसा चलो लिखो, हो गया ना। अगला है संपत्ति कर, बिठा दी बोला। हाँ सर। चलो अगला है संपत्ति कर। पांचवा इसी में है, 5वां, हाँ संपत्ति का। जी, संपत्ति कर 1957 में लगा था ये संपत्ति कर। कब लगा था, 1957 में पहली बार लगा। कौन कौन सर? खान सर पैसा कहाँ से लाते हैं, चैनल है सरपंच को यूट्यूब चैनल है। कहाँ से लाते हैं, ये कौन सा सवाल है। कहाँ से नहीं लाते हैं जेब से? मतलब क्या खोल दिए? हॉस्पिटल खोले सर, उसमें मशीन भी बहुत मतलब अरे खान सर का दिन भर क्लास चलता है, 5 ब्रांच है, 5 ब्रांच में 5-5 हजार बच्चों का 8 क्लास चलता है। कितना बच्चा हुआ, कैलकुलेट कर लेते हो दिमाग में कितना पैसा हो रहा है जो 8 बजे 40,000, 40 बजे 2 लाख स्टूडेंट तो उनका ऑफलाइन है। 2 लाख गुने अगर 3,000 रुपया भी कर लो, कितना अमाउंट हुआ, जोड़ रहे जोड़ 2 लाख गुने 3 लाख गुने सर, 2 लाख गुने 3,000 भी कर, मान लो कि 3,000 ही लेते हैं, 6 पे 8 सुनना, जोड़ा कर अपना। ये तो ऑफलाइन की बात की है, ऑनलाइन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन में 12 लाख स्टूडेंट पढ़ता है, उनका 12 लाख का भी मान लो कि 1,000 रुपये जोड़ ले एवरेज हिसाब से, 6 करोड़। चलो 12 लाख गुना 1,000, ये एवरेज अमाउंट जोड़ा रहे हैं अब तुम लोग को। 12 लाख गुना 1,000, हाँ ये ऑनलाइन वाला, वो तो ऑफलाइन वाला 6 करोड़ तुम जोड़े। कुछ ले ले यानी प्रेशर में लिया। 12 लाख गुना 1,000 कितना हो गया, 12 पर 12 करोड़, 18 करोड़। अब यूट्यूब वाला जोड़, यूट्यूब वाला जोड़ भाई, ऑनलाइन यूट्यूब वाला हाँ ऑनलाइन यूट्यूब अलग है, 18 करोड़ हुआ। अब जोड़ कि उनका क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल 5 या 6 यूट्यूब चैनल है, और उस सब पर जो उसमें वीकली पैसा बनते हैं, तो वीकली 60 लाख बनता है एक चैनल पे, तो 5 चैनल पे 3 करोड़ वीकली, तो 6 करोड़ हो गया। 6 गुना 4 24 करोड़ रुपया उनका जो है मंथली बन रहा है, किसका, यूट्यूब का 36 करोड़। हाँ सर, इनको पर तो बहुत ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। लगता है ना टैक्स भाई, देते हैं टैक्स वो। इसी कारण ही हॉस्पिटल तुम जब एडमिशन लेने जाओगे ना तो खान सर के, हाँ तो वहाँ पे तुमको 18% टैक्स लेंगे वो, ऐसे थोड़ी एडमिशन हो जाएगा भाई। हम ही लोग से लेंगे सर। हाँ तो अपन घर देंगे वो, तो जब आदमी है पूरा फी जमा करोगे ना उस पर 18% टैक्स ऐड रहता है उनका। कहाँ हो तुम लोग भाई। नहीं सर, उतना कम फीस लेते हैं तो उतना होता है जो ज्यादा फीस। हाँ तो उस पर 18% उस पर भी, तो तुम जैसे और क्लास जाओगे जहाँ पर 1 लाख है 1.5 लाख फी है, उसमें 18% और ऐड कर लो। PW में तुम्हारा 1.5 लाख फी है, 1.5 लाख का 18% और ऐड कर लो, मतलब 18 मतलब मिला जुला के तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20% मान लो तो 30,000 प्लस हो जाएगा तुम्हारा, 1,80,000 के समझ चला जाएगा।
तो फी उसमें तुम ही से लेंगे, वो टैक्स टैक्स वो घर वाले थोड़ी पे करेंगे। तो इतना कमा लेते हैं घर वाले कहो। बाकी उनका फिर स्क्वाड है, उनका टीम है, उनका जो प्रचार चल रहा है उसमें टैक्स खर्चा हो रहा है भाई। उनका भी उनका हॉल है, उनका खर्च है, मतलब खाली कमा के रख ही रहे हैं। नहीं सर, बॉडीगार्ड भी अरे ताइयो कितनों खर्चा करते हो ना सर तुम। कितनों कैसे खर्चा करते हैं? एक एक क्लास में अरे दृष्टि में टोटल जो काम करने वाले व्यक्ति हैं 25,000 लोग काम करते हैं। दृष्टि के पास में 25,000 का एवरेज इनकम अगर 30,000 या 25,000 भी देते होंगे तो कैलकुलेट करिए कितना पैसा वो दे रहे हैं। 25,000 लोग दृष्टि में काम करते हैं। खान सर के यहाँ बोल रहे हैं कि 12 से 15,000 लोग काम करते हैं। 15,000 का अमाउंट अगर मान लो, 25,000 अमाउंट मान लो, 20,000 मान लो एवरेज अमाउंट। किसी को 50 मिलता होगा, किसी को 10 भी मिलता होगा, किसी को 5 भी मिलता होगा, नया नया व्यक्ति होगा तो। सर दृष्टि का चेयरमैन वो दिव्यकृति सर है। डिप्टी सर। हाँ, तो मान लो कि 20,000 एवरेज अमाउंट, तो 12,000 15,000 लोग गुना 20,000 कर कितना पैसा उनका जा रहा है, ये भी तो सोच। एक अच्छा बिजनेसमैन का सीधा सीधा मोटिवेशन होता है कि अपना वो इकोनॉमिक्स तो लोगों को कितना बजट बढ़ाते हैं, कमा करके पैसा रखता नहीं है वो। शेयर का लगा दो। हाँ, शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा। शेयर मार्केटिंग में खान सर तुमको लगता है कि हॉस्पिटल बनाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं? नहीं, अरे बेवकूफ, तुमको दिमाग ही काम नहीं करता है। पैसा डबल करने के लिए लगा। अभी काम कर रहे हैं पैसा। प्रचार के तरीके होते हैं, सुनो पहले, प्रचार के तरीके होते हैं। जैसे हम प्रचार करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रचार चलते हैं नॉर्मली, टोटल से प्रचार करेंगे। बस अगर और अधिक पैसा आएगा तो क्या करेंगे? प्रचार के तरीके हम बदलेंगे, मीडिया प्रचार करेंगे, हाँ सर, आपने ऐड लगवा दिया ऐड। फिर और प्रचार के तरीके बदलेंगे तो क्या करेंगे? तो एक कोई भी हेल्थ केयर खोल देंगे। अब वहाँ पर मेरा नाम हो गया, अब नाम जानेगा, अच्छा कौन सर है, अच्छा सौरभ सर, अच्छा क्लास चलता है इनका, हाँ। बात समझ में नहीं, वो पैसा इन्वेस्ट किए तो बेवकूफ थोड़ी है वो। कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है वो बेवकूफ नहीं होता है। इकोनॉमिक्स का नियम है, इकोनॉमिक्स का सबसे बढ़िया नियम ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को फ्री दे रहा है तो फ्री नहीं देता है कोई व्यक्ति। फायदा के लिए। अपना फायदा कोई भी व्यक्ति जिंदगी में तुमको फ्री नहीं करता है, दिमाग में रखो ये। कानून से तो निकाले। हाँ, जींस एक पर एक फ्री है, या फिर जो भी एक पर एक फ्री है, सूट एक पर एक फ्री है, तो समझ लेना कि फ्री नहीं है। हाँ सर, लेकिन तुम लोग समझ लेते हो कि फ्री है। हम लोग इंडियन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, बाय वन गेट वन फ्री। हमारा इंडियन का सबसे बड़ा मेंटली डिस्चार्ज यही है कि सर इस पे फ्री है तो ये वाला सामान हमको लेना है, इस पे फ्री है तो हमको ये वाला सामान लेना है। चलिए लिखिए, अगला है पूंजीगत संपत्ति कर, हो गया ना? लिखिए संपत्ति कर, बाजार मूल्य के संपत्ति के अनुसार। मान लो कि तुम्हारा जितना भी संपत्ति है उसका रसीद करते हैं, हैं? हाँ, तो जितना बाजार मूल्य है, मान लो कि खेत तुम्हारा दूर में है, हैं? तो उसका बाजार मूल्य अलग है, हैं? मान लो कि तुम्हारा जमीन शहर में है, उसका बाजार मूल्य अलग है। मान लो कि तुम्हारा शहर जमीन बड़का शहर में मेन फ्रंट पे है, उसका बाजार मूल्य अलग है। तो जितना बाजार मूल्य होता है ना, उसी के अनुसार तुम्हारा रसीद करता है। बात समझ में आई? तो लिखो बाजार मूल्य के अनुसार। संपत्ति का हाँ, अरे तुम्हारा हथियार लगता है रे, कुछ ही बोलता है, रसीद करता है ना? तो कैसे करता है पता है? तो कैसे करता है रसीद? आप पैसों भी देते हैं सरकार 6,000। हाँ, तो रसीद कैसे करता है? इसी बात। जमीन के अनुसार कि 3 कट्ठा की जमीन है, नहीं, 3 कट्ठा का बाजार मूल्य तुम्हारा कितना है, बस मैं ही। अगर शहर में तुम्हारा आधा कट्ठा भी है और उसका बाजार मूल्य 1 करोड़ है तो वो 1 करोड़ के अनुसार रसीद लेगा। अरे गांव में तुम्हारा 1 बीघा जमीन है और उसका अमाउंट 50 लाख रुपया है तो उसका 50 लाख के अनुसार लेगा। उतना लेगा। हाँ, जितना महंगा उतना अधिक रसीद कटाएगा, जितना कम उतना कम रसीद कटाएगा, बस भाई। चलो अगला है पूंजीगत लाभ कर। हाँ, बाजार मूल्य के अनुसार पूंजीगत लाभ कर। क्या था रे? पांचवा छठा था ये? नहीं, पछला था, छठा। ये पांचवा था, छठा पूंजीगत। ये शुरू हुआ था 1969 में। 1969 में पूंजीगत लाभ कर। इसमें क्या क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं, एग्जांपल में लिखो, भूमि,
भवन, शेयर, डिवेंचर, बस भाई। अब देखो होता क्या है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है STCG, STCG, है ना। और एक होता है LTCG, LTCG। अब थोड़ा समझ लो, इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन कितना महीना से नीचे वाले को बोलते हैं और लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन कितना महीना से ऊपर वाले को बोलते हैं। तो दोनों का क्राइटेरिया एक ही है, 36 महीना। कितना महीना? 36 महीना। 36 महीना से कुछ हो जाएगा कम और ये ज़्यादा, 3 ईयर से कम और 3 ईयर से ज़्यादा। अब समझ लेना बढ़िया से। हम लिखाए हैं भूमि, भवन, शेयर, डिवेंचर, हमारा सब बताते हैं। देखो अब इसमें कहानी क्या बता रही है कि पूंजी के हम लोग लगा रहे हैं। तो पूंजी हम लोग कहाँ लगा रहे हैं? तो मान लो कि हम लोग भूमि को हम लोगों ने किराया पर दे रखा है, बस मैं ये, तो उस किराया से भी आपको टैक्स देने पड़ेंगे। मतलब हाँ, तो मतलब किले खाने का सोच रहे हो रे? सरकार है, कैसे खाने देतेगी? तुम लोग को नहीं लगता है कि तुम लोग गांव में हो, तुम लोग कभी कम कमा रहे हो? नगर निगम हो गया तो लग रहा है ना सर। वो तो तुम टैक्स दे रहे हो घरवा के ना, वो तो घर का दे रहे हो ना भाई। हाँ, लग गया सर का सर में। कौची में? मकान जो किराया उराया वाला जो स्कैनर होता है ना, वो लग गया है। किराया स्कैनर? हाँ, जैसे कि जो बताते हैं, मतलब साफ सफाई इसमें जो करता है ना, उसका एक स्कैनर लगा हुआ। अरे तो वो तो हो गया नगर निगम भाई। तो वही ना। नहीं, वो तो नगर निगम, वो तो तुम्हारा कूड़ा उठाएगा, गली साफ करेगा, उसका स्कैनर तुमको 20 रुपया कितना लगता है जो देना है, ये बता रहे हैं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। मान लो कि तुम भूमि को किराए पर दे रखे हो, बस भाई है, पता कैसे चलेगा? हाँ, तुम लोग का पता नहीं चलता नहीं है सर, हम लोग तो बस दे देते हैं किराए पर। जैसे किराए पर हम लिए हुए हैं तो हम तो बोलेंगे सर 2000 रुपये हम देंगे, ये तो मुंजवानी बात है ना। लेकिन अब होता क्या है, अब बड़े शहरों में जाओ तो मान लो कि एक शॉप लेता है तो शॉप का किराया 1 लाख रुपया है। नहीं, शॉप का किराया 1 लाख रुपया है। शॉप, बड़ा शॉप लेगा, अरे कोई हाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अब उसका एग्रीमेंट करवाएगा वो, हाँ इतना साल का एग्रीमेंट, इतना साल, इतना लाख रुपया, बस भाई हाँ देना है, फलान ठिकान जो भी है। अब सरकार के नज़र में आ गया भाई साहब 2 लाख रुपया महीना, 24 लाख रुपया सालाना, 18% हमर, बस भाई हाँ। तो भूमि, भवन, शेयर भी खरीदोगे और शेयर बेचोगे, वहाँ पर भी है। डिवेंचर, डिवेंचर एक प्रकार का तुम्हारा शेयर ही होता है, जो हाँ जो तुम्हारा कागज पे दिया जाता है, बस भाई। ये डिवेंचर के मामले में तुम बोल सकते हो लोन भी उठा सकते हो इस पे। शेयर जैसा ही एक कागज होता है, उस पर तुम लोन भी ले सकते हो या फिर उसको सेल भी कर सकते हो। बिजनेसमैन वाला करता है ना? हाँ, तो शेयर ले भी सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो। लेकिन शेयर पे तुम क्या कर सकते हो? लोन नहीं उठा सकते हो। डिवेंचर पे तुम लोन उठा सकते हो, बस भाई। अब देखो डिवेंचर का कहानी क्या है कि अब डिवेंचर में से मार्केटिंग होना थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि डिवेंचर जो है वर्तमान में, जैसे तुम लोग सुनते हो मुथूट फाइनेंस है, सुनते हो? हाँ, फिर और सुनते हो बहुत सारा जो शॉर्ट टाइम करता है गेन। तो ये डिवेंचर जो होते हैं शॉर्ट टाइम गेन होते हैं, हाँ। और एक होता है लॉन्ग टाइम गेन। तो बहुत सारे शेयर जो होते हैं लॉन्ग टाइम गेन होते हैं। और शॉर्ट टाइम गेन में क्या प्रॉब्लम है कि शॉर्ट टाइम गेन अगर कोई करता है या फिर शॉर्ट टाइम बेचता है तो उसको लॉसेस होने के चांसेस अधिक रहते हैं। लॉन्ग टाइम में क्या है कि लॉन्ग टाइम में आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम है, बस भाई। तो इसीलिए वर्तमान में सरकार क्या करना शुरू कर दिया है कि डिवेंचर को हटाने का प्लान बना रही है, लेकिन लोग विरोध भी कर रहे हैं इस पर। एक काम तो है, जैसे मान लो कि हमने शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, मान लो कि हमारा 5 लाख का शेयर मैंने हमारे पास है, बस मैं, तो अगर हम लोन लेने जाएंगे तो उसको हम डिवेंचर कहेंगे, बोलेंगे हमारे पास डिवेंचर है, इस पर हमको लोन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन तुम बोलोगे शेयर हमारे पास है और हमको लोन प्रोवाइड किया जाए, इसके बदले में क्या करेगा? जैसे तुम लोन लेने जाते हो तो क्या करता है वो, बोलता प्रतिभूति दीजिए हमको। प्रतिभूति कहने का मतलब कोई कागज़ दीजिए, गहना दीजिए रखने के लिए, ज़मीन दीजिए, घर का कागज़ दीजिए, मांगता है वो है, तो मांगता है। तो उसके एवज में हम क्या रख देंगे? डिवेंचर रख देंगे। बोले हमारे पास इतना का शेयर था, डिवेंचर था, वो आप ले लीजिए, है ना। अब क्या, या फिर अगर हम
इसको हम बेच करके आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, या फिर ना प्रोवाइड कर पाए तो डिवेंचर आपका हो जाएगा। और डिवेंचर का मामला क्या है कि अगर ये डिवेंचर में क्या होता है कि लॉसेस खाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, इसीलिए डिवेंचर को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। लेकिन सरकार इसको हटाने की कोशिश इसलिए कर रही है कि डिवेंचर का मामला ज़्यादातर रहता है कि 36 महीने के बाद तक वो चलते रहता है। कोई 10 साल का लीव रहता है, कोई 15 साल का लीव रहता है। अब इससे है कि पैसा रखा हुआ तो है लेकिन गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ सोना रखा हुआ तो है लेकिन गवर्नमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। एक एक घर में आधा किलो सोना तो होगा आधा किलो तो कम से कम होगा। अरे सारे गानों को आधा किलो आराम से हो जाएगा। रे क्या बात कर रहा है तू लोग। फॉइल सोना में थोड़ी ना। अरे हम तुम्हारे घर में अगर मिला दो तो आधा किलो एक किलो जेवरात हर एक घर में होगा। लेकिन अगर सरकार के नजर में है तुम्हारा सोना नहीं है, वो सरकार के नजर में तुम्हारा सोना है नहीं है। सरकार के नजर में वही सोना है जो बेचारे के पास है। क्लियर हो गए? तो ये लिख लो 36 माह वाला कहानी। STCG और LTCG, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन कहते हैं इसको, और लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन कहते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रॉफिट किस में होता है भाई, या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा रिस्क सबसे अधिक किस में होता है। रिस्क मूवी देखो तुम लोग, कौन सा? हाँ पहले यहाँ बोल दिया कौन सा मूवी पता नहीं है सर। स्कैम, हाँ स्कैम है ना। द बुल भी देखो एक मूवी है अभिषेक बच्चन वाला, तो उसमें भी बोलता है कि अगर तुमको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने हैं, रिस्क लेना सीखो, तो शॉर्ट टाइम गेन करो। अगर तुमको है ना आराम से जिंदगी जीना है, 1 महीना का टाइम देता सर बिलियनर बनने का, हाँ तो लॉन्ग टाइम गेन करो। क्लियर? चलिए अगला जो कर है उसका नाम है व्यय कर, बेचने वाला कर। अगला कर का नाम है व्यय कर। लिखो व्यय कर। कैमा था ये? छठा था, 7वां होगा। चलो व्यय कर। व्यय कर बिक्री कर कहते हैं, 1963 में लगा था, 1963 में लगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ इस कर को रामबाण कहते हैं। रामबाण बोलता है रामबाण इलाज, जड़ी बूटी वाला सर। हाँ रामबाण इलाज कहने का मतलब, रामबाण इलाज का फर्क कोई बताओ, अंदर अर्थ बताओ। मतलब अच्छा से, बेहतर ढंग से होता है रे। हाँ अगला है फिंज लाभ। अगला है फिंज कर। फिंज कर था अतिरिक्त सुविधा पर, अतिरिक्त सुविधा पर टैक्स। ये 2009 में खत्म हो गया। 2009 में क्या हो गया? खत्म हो गया। अतिरिक्त सुविधा कहने का मतलब लग्जरी लाइफ। नहीं भाई, तुम लोग नौकरी करोगे, वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, वेतन और भत्ता। तो भत्ता माने भात मिलेगा, अच्छा हाँ चावल मिलेगा 5 किलो एक्स्ट्रा। तो वेतन और भत्ता कहते हैं। वेतन मतलब तुम्हारा मूल वेतन, भत्ता तुमको अतिरिक्त सुविधाएं, गाड़ी, घर है, टेलीफोन बिल है, आने जाने का किराया, फलाना ठिकाना, जो भी उसको भत्ता कहते हैं। तो हाँ स्वास्थ्य, तो वो उसको बोलते हैं अतिरिक्त सुविधा पर टैक्स, अतिरिक्त सुविधा। लेकिन 2009 में इसको खत्म कर दिया गया, बोला नहीं अब अतिरिक्त सुविधा पर टैक्स नहीं लेंगे। मूल वेतन में टैक्स लगा ही रहे हो, मतलब उस पर भी टैक्स लगा रहे हो, इस पर भी टैक्स लगा रहे हो। मतलब मान लो कि तुमको मूल वेतन है 50,000, अब 20,000 मिला तुम्हारा एक्स्ट्रा, और उस पर भी सरकार टैक्स लगा दे तो मिलेगा क्या तुमको? कुछ नहीं। बस भाई अगला है, हाँ एक क्लियर हो गया तुम्हारा प्रत्यक्ष कर इतना। अब हम लोग शुरू करते हैं अप्रत्यक्ष कर। वैसा टैक्स जो हम लोग देते तो हैं लेकिन दिखता नहीं है, हाँ उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। लेकिन ये हर व्यक्ति देता है अप्रत्यक्ष कर। बस भाई ये खाली देते हैं वैसे लोग जो तुमको मेन अमीर टाइप के लोग होंगे, बेहतरीन टाइप के लोग होंगे वो हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर हर एक व्यक्तियों से लिया जाता है। तो एक पॉइंट, हाँ एक पॉइंट लिख सकते हो, वह कर जो प्रत्येक व्यक्ति को देना अनिवार्य है। उत्पादन कर है पहला, प्रत्येक व्यक्ति को देना अनिवार्य है।
दूसरा हाँ पहले लिख तो लो इसमें। हाँ, वस्तु बनाने के समय कब लगता है टैक्स? वस्तु बनाने के समय टैक्स लगता है। पहली बार भैया कब लगा था? 1944 में, है ना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के द्वारा। बाकी जो कुछ राज्य से निकलते हैं तो राज्य वाला टैक्स लगाता है, कुछ केंद्र से निकलते हैं तो केंद्र वाला टैक्स लिखाता है। लेकिन तुम लोग एक क्वेश्चन आ जाएगा तो बाकी तो समझ जाओगे कि उस पर क्या लग रहा है जो। लेकिन एक क्वेश्चन और आएगा 1944, हाँ। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि भाई मादक वस्तुएं, मतलब कि वैसी वस्तुएं जो नशा वाली वस्तुएं, जैसे तो उसमें टैक्स कौन कौन लगाती है? तो तंबाकू और सिगरेट जो है वो लगाती है केंद्र से। उसके अलावा जितनी भी वस्तुएं होती है वो राज्य लगाती है। दारू हैं, और जहाँ बांधते हैं बंदे हैं तो बंदे हैं, ये टैक्स की बातें खत्म कर रहे हैं हम। बंद है तो बंद है, टैक्स की बातें कहाँ खत्म करेंगे? टैक्स की बातें नहीं करेंगे, बंद है तो। जहाँ चालू है वहां की बात करेंगे। बिहार में तो चालू है। बिहार में चालू है। कहाँ बात हुआ? लिखो, केंद्रीय उत्पाद में आता है तंबाकू और सिगरेट। है ना? सच में कुछ के भी नशा में जो चीज आता है नशा अपना बनाएगी ना कुछ। अगला है सीमा शुल्क कर। ये सबसे पुराना टैक्स है सीमा शुल्क। तुम लोग को एंसेंट हिस्ट्री पढ़ा दिए, वहां पर बताए थे, है ना। बतरनी बोलते थे, है बतरनी माने सीमा शुल्क। याद नहीं होगा चलो। लिखो, सीमा शुल्क कर है सबसे पुराना कर ही है। हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का, एक देश से दूसरे देश में जाने का है। ये लगता कैसे है? तो मूल्य के अनुसार या परिमाण के अनुसार। मूल्य के अनुसार, जैसे मान लो कि तुम हाल फिलहाल में कौन खिलाड़ी है वो जो घड़ी पहना था महंगा वाला? महंगा वाला घड़ी कौन पहना था? हार्दिक पांड्या है। एशिया कप में से हाँ, रोलेक्स का 18 करोड़ का था। हाँ, तो लेके आया था जहाँ से बस में ही, तो वो दिया होगा टैक्स, कस्टम टैक्स उसको बोलते हैं। कौन टैक्स? कस्टम टैक्स। तो वो आओगे ना, है? हाँ, तो कस्टम टैक्स दिया होगा। मान लो कि तुम विदेश में कोई घड़ी खरीदे, गए विदेश में और घड़ी खरीद के आ रहे हो, है ना, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, बस में ही तो खरीद के आ रहे हो, तो यहाँ पर दिखाओगे आने के बाद, बोलेगा घड़ी बड़ा महंगा दिख रहा है, दिखाओगे 20 करोड़ का, तो ठीक है 5 करोड़ कस्टम टैक्स भर दीजिए, मतलब उसको सीमा शुल्क भर दीजिए, लाने का टैक्स। जो है विदेश से यहाँ आता है तो इसका टैक्स लगता है। हाँ जी, तो हाँ, हेलो, हाँ, ले बस में गई, आया समझ में है? हाँ, अब मान लो कि तुम यहाँ से वाहन लेके जा रहे हो दूसरे राज्य में, बस में ही सब्जी बेचने के लिए, तो उसमें लेगा परिमाण के अनुसार कितना वेट है तुम्हारा, उसमें मूल्य नहीं लगेगा, उसमें क्या लगेगा? परिमाण, बस में ही। हाँ, बाकी तुम बाहर से कार वार लेके आते हो तो उस पर भी टैक्स लगते हैं। हाँ, लिखो, मूल्य अनुसार और परिमाण अनुसार, ऐसा लगता है, मूल्य अनुसार एवं परिमाण अनुसार। आयात निर्यात पर कैसे? आयात और
निर्यात पर। अगला है बिक्री कर। बिक्री कर बस भाई, बिक्री कर 1978 में शुरू हुआ था। ऐसा मत पूछना कि सर ये वाला कब शुरू हुआ था, ये बता दिए पहले ही, एंसेंट हिस्ट्री चला रही है बस भाई। हाँ, थोक एवं खुदरा बिक्री पर। कैसा बिक्री पर ही है? थोक एवं खुदरा बिक्री पर। चौथा मनोरंजन कर। हाँ, ऑर्केस्ट्रा देखने जाओगे ना, ऑर्केस्ट्रा देखने जाओगे, टिकट कटाओगे है ना, तो उस पर लिखा रहेगा 18% GST। बस भाई, मूवी देखने जाओगे, टिकट कटाओगे या फिर ऑनलाइन टिकट कटाओगे, वहाँ पर 18% GST ऐड कर देगा। बस भाई, उसी को बोलते हैं मनोरंजन कर। सिनेमा, सर्कस, खेल है। कृषि कर। हाँ, कृषि कर। कृषि कर किस पे लगता है? धनी किसान पर। धनी किसान पर। छठा है इसमें सेवा कर। नौकरी करोगे, सेवा कर। एक क्वेश्चन पूछेगा, ये कब शुरू हुआ था? 1994 में, है ना। बताया था ना, 1993-94 में भारी मंदी आई थी, तो वहां पर सेवा कर की शुरुआत हुई थी। एक राजा चलैया समिति की सिफारिश पर। राजा चलैया समिति के सिफारिश पर। मनोरंजन करने को जगह ना। अरे भाई, खेल, खेल, सिनेमा, ETC कर लो। खेल, सिनेमा, सर्कस वगैरह वगैरह जो भी है। क्लियर हो गया? सेवा कर वित्त आयोग की सिफारिश पर लगता है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है, सेवा कर वित्त आयोग के सिफारिश पर। अब हम लोग शुरू करेंगे GST। फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, जितना तुम लोग को हम अभी पढ़ाएं, अप्रत्यक्ष कर पढ़ाए ना, इतना सारा, ये सब को हटा करके एक टैक्स बना दिया गया है। उस टैक्स का नाम है GST। बस भाई, पहले क्या होता था कि आपको वैट लगता था, है ना, कैट लगता था, बहुत सारे टैक्स लगते थे, एक लंबा सा बना कर देता था, और तुम लोग टैक्स देखते नहीं थे। कोई 3% बना रहा है, कोई 2% बना रहा है, सब मिला करके तुम्हारा 18 से 20% हो जा रहा है। बस भाई, सरकार ने क्या किया, सारे अप्रत्यक्ष कर को हटा करके, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके, बस भाई एक टैक्स बदल दिया, उसको बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसमें 4 क्राइटेरिया रखे, 5%, 12%, 18% और 28%, है ना। एक क्राइटेरिया और रखा 0%, उसको तो मान ही नहीं, जिसको नहीं टैक्स लगेगा। उसमें बहुत सारी वस्तुओं को शामिल किया गया। बस भाई, क्लियर हो गए? तो अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि उसमें भी बस, अब तुम लोग को जब कुछ भी खरीदने जाओगे या फिर खरीद के आओगे या फिर कहीं पे मॉल में जाओगे, तो वहाँ पर 2 ही टैक्स लगाएगा। एक लगाएगा SGST, एक लगाएगा CGST, है ना, स्टेट GST, एक लगाएगा सेंट्रल GST। अब ऐसा नहीं कि पूरा का दोनों को ऐड कर देगा, कोई 18 दोनों कर देगा, नहीं। 18% अगर टैक्स है तो 9% सेंट्रल के पास जा रहा है और 9% राज्य के पास रह रहा है, तुमको 18 ही देना है। अगर 12 है तो 6 उसके पास जा रहा है और 6 हमारे पास रह रहा है। तो तुमको यहाँ पर क्या होगा ना, कि अब क्या हो गया कि अब तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने टैक्स दिया, तो वो टैक्स कहाँ कहाँ बंटवारा हुआ, और हमने टैक्स कितना % दिया और किस चीज़ पे दिया। बस भाई, तो इससे दिख जा रहा है कि हाँ, हमारा टैक्स अब ठीक है। तो लोग यहाँ पर दिक्कतें करना शुरू कर दिए थे, बहुत सारे लोग, कि यहाँ पर GST क्यों आया, GST का क्या लाभ है,
जीएसटी से लाभ ये है कि आप लोग को इतना टैक्स, जैसे मनोरंजन टैक्स करने आए तो मनोरंजन टैक्स में अब तो टिकट बिकेगा तो वहाँ पर बिक्री टैक्स भी लगेगा, टिकट बिकेगा तो मनोरंजन टैक्स भी लगेगा। बस भाई तो वहाँ पर 2 टैक्स लग गया आपके, लगेगा ना। तो आपको बोलेगा सर बिक्री कर मनोरंजन कर दोनों तो एक ही होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लगे 2 हैं। उसके अलावा उत्पादन कर भी लग जाएगा वहाँ पे। अगर वो कहीं और जाके अपना थिएटर चला रहा है तो वहाँ पर भी सीमा शुल्क भी कर लग जाएगा तुमको। तो कितने टैक्स लगे तुम्हारे? 4। बस भाई तो वो चारों टैक्स को एक करके क्यों ना एक चीज़ में बदल दिया जाए जो जीएसटी कहलाएगा। तो ये जितने भी 5-6 पढ़ाए, 1-2 और थे है ना जो खत्म कर दिए गए, तो वो सब टैक्स को ऐड हटा करके एक टैक्स कर दिया गया, उसका नाम रखा गया जीएसटी। फुल फॉर्म, हाँ लिखो, हेडिंग डालिए अब इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जितना पढ़ा है ना अप्रत्यक्ष कर, इसको याद रखो ना रखो उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ता है। लेकिन लास्ट में जो सेवा कर लिखा है वो एक क्वेश्चन पूछ देता है कि सेवा कर कब शुरू हुआ था, ठीक है, हाँ, और किस समिति के सिफारिश पर शुरू हुआ था, क्वेश्चन करके पूछता है। तो ये खाली याद रखना है। तो हेडिंग डालिए जीएसटी, हाँ, फुल फॉर्म आप लोग खुद लिख लीजिए, हैं, लिख लिया, बहुत बढ़िया। हाँ, सारे अप्रत्यक्ष कर का एक कर जिसको जीएसटी कहते हैं। क्लियर हो गया? सारे एक क्वेश्चन लिख सकते हो, सारे अप्रत्यक्ष कर का एक कर जिसे क्या कहते हैं? जीएसटी। जीएसटी की मंजूरी कब मिली थी? हैं, मंजूरी कब मिली थी? 17 दिसंबर 2014 को। कब? 17 दिसंबर 2014 को इसको मंजूरी मिली, मतलब कि ड्राफ्ट बन के आया और सारे संसद लोग इसको साइन करके मंजूरी देना है। तो संसद में कब आया? 19 दिसंबर संसद में आया। कब पास होने के लिए बिल? 19 दिसंबर 2014 को है। अच्छा, ये दिसंबर में आ रहा है तो पॉलिटी के हिसाब से कौन सा सत्र चल रहा होगा? संसद के 3 सत्र होते हैं ना, कौन कौन सत्र होता है जरा बताओ। अभी कुटाई पिटाई शुरू कर देंगे फिर। अच्छा, हम काल नहीं पूछ रहे हैं, हम सत्र पूछ रहे हैं। कौन कौन सत्र है? इन लोग के बिना कुटाई पिटाई कर ले कोई उपाय नहीं है भाई। ऐसे करके, हाँ, इधर नहीं सर। अब बोलो कौन सत्र? 3 सत्र कौन कौन सा? शीतकालीन, बोलो, शीतकालीन, मानसून, ग्रीष्मकालीन, एक और बजट सत्र। कौन सत्र? बजट सत्र। हाँ, अब इनमें से 2 को काल कौन कौन सा है? हाँ, पॉलिटी पढ़े हैं सर, पढ़े हैं सर। शून्यकाल है, दूसरा प्रश्नकाल है, बस भाई। हाँ, तो बिना पिटले तुम लोग को याद नहीं होता है। शून्यकाल और प्रश्नकाल, हाँ, क्लियर हो गया। अब इसको संसद में पारित कब किया गया? लिखो, संसद में पारित कब किया गया? तो अच्छा, अब अभी, हाँ, अब ये दिसंबर है तो कौन सत्र में आया होगा? ये फिर से बदला गया, कौन सत्र में आया होगा? दिसंबर में कौन रहता है रे? गर्मी, तो शीतकालीन सत्र आया होगा है। तो कौन सत्र में आया होगा? ये शीतकालीन सत्र में। बस भाई चलो, अब इसको पारित मंजूरी मिली, प्रस्तुत किया गया। हाँ, संसद में आया कब? 2014 है। संसद में पारित हुआ 6 मई 2015। 6 मई 2015 को यह पारित हो गया। हाँ, पारित हुआ कहने का मतलब कि लोकसभा में, राज्यसभा में और पारित हो गया। क्लियर? उसके बाद प्रभावी, मतलब राष्ट्रपति साइन कर दिए होंगे और फलिस मोदी जी को बोलना था कि आज से जीएसटी लागू हो गया। तो प्रभावी कब हो गया? प्रभावी मतलब मोदी जी बोले कब थे? हैं? 15 जुलाई 2015। हाँ, 1 जुलाई 2017
इतना दिए 1/2017। बस भाई रात्रि 12 बजे मोदी जी आते हैं हमेशा, हैं रात के 12 बजे हमेशा आते हैं, बोलेंगे आज से 500 का नोट बंद, आज से जीएसटी लागू, है ना, आज से 377 हट गया। तब ये बोलते हैं आज से पाकिस्तान हमारा हो गया। सो के उठेंगे शाहरुख का भी देश राज से दुश्मनी नहीं लेंगे, ठीक है? हैं कोई भी हो, हाँ, कोई भी देश राज ऐसा नहीं। कहना हाँ, होगा देश हो उससे ऊपर- हमको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दे। हाँ तुरंत दुश्मन आपको ले कैसे बना देगा? दिल्ली वाला आदमी के यहाँ पे बना देगा, लेकिन यहाँ के आदमी नहीं बनाएगा। हाँ भाई हम तो जितना मिसाइल है हम बता देंगे खत्म कर देंगे रात भर में, सब छोड़ दे के बाद। दिल्ली के आदमी के लाके यहाँ कुछ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के आदमी चलो। कुछ नहीं बनाएगा। अगला है कौन से विधायक से पारित हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है किस विधायक। तो 122वां संशोधन विधायक बस मई, और दूसरा है कौन सा अधिनियम। ध्यान रखना विधायक होता है भाई, विधायक नहीं होता है, अधिनियम। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन देखो पूछेगा, ध्यान रखना, पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन विधायक 122वां और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 101वां। ध्यान रखना हमेशा, विधायक लगा तो 122 चला जाना, संविधान लगा तो 101 चला जाना। यहाँ पर लोग बड़ा कंफ्यूजन होते हैं। बस भाई पूछ लिया विधायक सम्मान का जाता है 101, कुछ नहीं देखा होना ताव, संशोधन उसको देखता है खाली, सर संशोधन देख गया था, बाकी क्या था उसको भुतला जाइए। कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 प्रकार के। कौन कौन परसेंट? 0, 5, 12, 18 और 28। जीएसटी जीएसटी है वहाँ। 4 बार हुआ ना, 0 का तो मानता होता नहीं, बाकी 5, 12, 18, 28। हाल फिलहाल में 28 वाला में बहुत कम कर दिया गया है। हाँ, बोलिए सर। जीएसटी के एक कैटेगरी हुआ। जीएसटी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी। फुल फॉर्म समझ जाओ दोनों का, बता दिए थे अभी, है ना। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे पहले, है ना, किस देश में आया था? फ्रांस में आया था। लिखो सबसे पहले किस देश में आया, ये क्वेश्चन बनेगा। इधर देख, किस देश में आया? आसाम। फ्रांस भाई। देश 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 है कि राज्य है? किस राज्य में आया? आसाम राज्य। राज्य में असम। बस भाई। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत का जीएसटी जो मॉडल है ये किस देश का मॉडल लिया गया है? तो न्यूजीलैंड का मॉडल लिया गया है। इसका लिखो, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश का मॉडल है? न्यूजीलैंड का मॉडल है। ऐसे बोलिए तो सर। भारत का जीएसटी मॉडल किस देश का मॉडल है? अभी तक कुल कितने देश में जीएसटी चल रहा है? 145 देश में। कितने देश में? हाँ 145। तीन आर्टिकल है, 3 आर्टिकल को भी देख लेते हैं। हाँ 145 देश में जीएसटी चल रहा है वर्तमान में। 145 देश में वर्तमान में जीएसटी चल रहे हैं। ऑफिशियल 193 95 से है, 2 और बढ़ा। 95 ना तो सर। 93 तो था पहले, 92 था ना रे, लास्ट में सूडान ऐड हुआ था 93 में। हाल फिलहाल में कोई और ऐड हुआ है का? नहीं ना, तो 113 ऑफिशियल बोल रहे हैं, बाकी तो और देश है ही। राज्य से भी देश बनता है, हैं? जैसे कि राज्य से भी देश बनता है। एक देश से दूसरा देश कट करके ना बनते हैं, क्यों नहीं बनेंगे?
जैसे मान लो कि बहुत कनाडा है, बहुत बड़ा बना था ना सर, है। इंग्लैंड वाला में। इंग्लैंड देश का, इंग्लैंड तो एक आइलैंड है बेचारा, उस देश का पहले, उसमें एक और आइलैंड कटा था ना। वो तो वेल्स है, वो तो वेल्स देश का दर्जा नहीं मिला उसको, वो आइलैंड का ही दर्जा है, इंग्लैंड के अंडर में काम करता है। तुम लोग कभी लास्ट टाइम क्रिकेट देखो 2019 वाला में, 19 वाला में वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड में शायद हो रहा था। हाँ सर। तो वहां पर देखते होगे कि वहां पर लिखता था इंग्लैंड एंड वेल्स, बस माई, तो वेल्स जो है इंग्लैंड का ही हिस्सा है, बस माया। जैसे हमारे वर्तमान में वर्ल्ड कप हो रहा है तो इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है ना, T20 वाला, तो लिखते हैं इंडिया एंड श्रीलंका, तो देश हो गया इंडिया एंड वेल्स। तो वेल्स देश नहीं है, वेल्स एक आइलैंड है जो इंग्लैंड के अंडर में ही है, लेकिन वेल्स अपने आप को अलग देश मानता है। वो बोलता है कि नहीं, हम इंग्लैंड वाले नहीं है भाई, लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं, तुम लोग इंग्लैंड वाले ही हो। जैसे बोलते हैं ना यूपी बिहार, नाम साथ में ले जाता है? यूपी वाले बोलते हैं हम बिहारी नहीं है भाई, लेकिन बोलते हैं नहीं, अब दक्षिण में चला जाए तो कहाँ से आए हो? यूपी बिहार से, साथ में नाम लेते हैं। तुम लोग नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी अलग हैं, प्रेमचंद अलग हैं। अब नाम बड़ा हो गया दोनों का, है ना? है बस भाई, आर्टिकल 246 का ए 246 का ए में क्या कहता है, थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से पॉलिटी भी थोड़ा देख लेते हैं। 46 का ये कहता है संसद एवं राज्य दोनों को संबंधित जीएसटी, मतलब बोल सकते हो कि संसद केंद्र और राज्य अगर दोनों का नियम दोनों का कोई वस्तु एक है तो उस पे नियम बनाने का जो पावर होगा वो दोनों को होगा। मतलब कहने का सीधे सीधे अर्थ है, जो समवर्ती सूची, कितनी सूची है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची में जो चीजें हैं उस पे नियम बनाने का अधिकार दोनों को होता है, केंद्र और राज्य दोनों को, बस भाई। तो उस पे जो भी टैक्स लगाने का, नियम बनाने का अधिकार होगा वो दोनों का होना चाहिए। बस समझ में आया? ऊपर ऊपर निकल गया, समझ में आया? हाँ, मतलब कहने का अर्थ कि समवर्ती सूची में जो जो वस्तुएं हमारी आती है उस पे टैक्स लगाने का अधिकार या टैक्स के संबंधित नियम बनाने का अधिकार ये दोनों को है। केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है। जैसे मान लो कि हाँ, पास कहाँ से होगा? मान लो कि कोई ऐसा नियम हमको चाहिए जो सारे राज्यों में अवेलेबल होने चाहिए, बस भाई, तो वो केंद्र बोलेंगे कि सर आप केंद्र वाला लगवा लीजिए, सारा राज्य में अवेलेबल हो जाएगा। कोई ऐसा नियम चाहिए जो सिर्फ उस राज्य में नहीं चाहिए, मतलब 10 राज्य में नहीं चाहिए, 10 राज्य में चाहिए, तो केंद्र बोलेगा 10 राज्य को कि आप अपना राज्य में लगा लीजिए ना। ऐसा लगाएंगे तो फिर हमारा केंद्र वाला पूरा पर लागू होना पड़ेगा, और जिसको जरूरत नहीं है तो वो फिर विरोध कर देगा, बस भाई। जैसे लास्ट टाइम हम लोग एक नियम देखा था, किसान बिल 2019, आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने थे? पंजाब हरियाणा में जो पूरा दंगे हो गए थे, हाँ दिल्ली में दंगे, तो उसमें नियम बनाने का अधिकार, देखो कृषि एक जो सब्जेक्ट है, कृषि सब्जेक्ट पर अधिकार दोनों को होता है। कृषि जो सब्जेक्ट है वो राज्य भी लगा सकता है, उसमें नियम बना सकते हैं, और सेंट्रल में नियम बना सकते हैं, बस भाई। अब सेंट्रल नियम कब बनाएगा? जब जरूरत सारे राज्यों, मतलब 75 से 80% राज्यों में आवश्यकताएं हैं इसकी, तब वो नियम बनाएंगे। अगर 70 से 80% नहीं आवश्यकता है, मान लो 50-50 काम चल रहा है, तो सारे राज्यों को बोलेगा कि एक काम कीजिए ना, अपना अपना बना लीजिए, अब हमको आवश्यकता नहीं है, बस भाई। तो समवर्ती सूची के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं और जहां पर नियम सबको आवश्यकता है तो केंद्र को बोलेगा, नियम आवश्यकता नहीं है तो केंद्र को नहीं बोलेगा। अब लास्ट में किसान बिल आया था, किसान बिल में क्या हुआ कि आपको आवश्यकताएं 50-50 थी, 50% राज्य में आवश्यकताएं थी, जैसे बिहार हमारा राज्य है, आवश्यकताएं थी, राजस्थान है, ये सब वगैरह में आवश्यकताएं थी। कुछ बड़े राज्य MP, पंजाब, हरियाणा, ये सब बड़े किसान हैं, कुछ दक्षिण के भी कुछ जगह है, तो वहाँ पर आवश्यकताएं कम थी, वो लोग बोले हम लोग लागू होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर सरकार को करना चाहिए था कि एक काम करते कि आप उस किसान बिल को बोलते कि जहाँ जहाँ लागू करवा सकते हो वहाँ करवा लीजिए, नहीं लागू करवाना है तो आप छोड़ सकते हैं, ये आपके राज्य के ऊपर मर्जी है, बस मैं किसान बिल पढ़ाएंगे आप लोग को आगे चल करके, पॉलिटी में कभी आएगा तो। किसान एक्ट ACT सॉरी आर्टिकल, ठीक है तो है, एक्ट नहीं आर्टिकल है वो। क्लियर हो गए? तो 269 आर्टिकल 246 का ए ये कहता है, लिखो कि संसद एवं राज्य, संसद मतलब केंद्र है, राज्य मतलब विधानसभा, दोनों को GST संबंधित कानून बनाने की, संसद एवं
हाँ। ये जो क्वेश्चन ये पूछा तो ये बोल रहा है ना हाँ। कि लोकसभा से होगा पार्लियामेंट या राज्यसभा हाँ, अगर केंद्र बनाएगा तो वो लोकसभा से पास होंगे, अगर राज्य बनाएंगे तो वो विधानसभा से पास होंगे। जैसे मान लो कि हमारा बिहार वाला नियम कुछ बनाने हैं तो वो सिर्फ हमारे राज्य में लागू रहेंगे और वो सिर्फ विधानसभा से पारित होना पड़ेगा। और हमारे यहाँ 3 नियम है, हमारे यहाँ चलते बिहार में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है, और वहाँ चलते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बस में कोई कोई राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल काम करेंगे। बस में तो वो नियम सिर्फ वहीं पर लागू रहेंगे, राज्य के अंदर ही। मतलब एक नियम बन गया कि ठीक है, हम जो है ऐसे तो मेन रूप से तय होता है, जो अमाउंट तय होता है मान लो धान का, वो तो केंद्र से तय किया जाता है। लेकिन मान लो किसी राज्य में है, उसके पास पैसा है और वो अपने किसान को समृद्ध करना चाह रहा है, तो वो बोले कि एक काम कीजिए, ये तो सेंट्रल का नियम है कि 2000 रुपये क्विंटल हम धान लेंगे, लेकिन हमारे राज्य में ये 3000 या 3500 रुपये क्विंटल धान लिया जाएगा। बस में तो उसमें अब देखो 2000 रुपया तो वहाँ से आ जाएगा वो सेंट्रल से, और 2000 रुपया में बढ़ के आएगा। जैसे जो भी पैसा लगाती है ना, जैसे मान लो तुम्हारा धान का पैसा 2000 मिल रहा है, तो उसमें 50% पैसा कौन देगी? राज्य सरकार। 50% कौन देगी? केंद्र सरकार। तो 2000 में 1000 कौन दे दिया? केंद्र और राज्य। अब राज्य सरकार ने घोषणा की, या फिर चुनाव की हो तो मामूली घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ जो लिया जाएगा धान वो 3500 रुपये लिया जाएगा, 2000 से बढ़ा करके 3500। तो ये 1500 का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है भाई, ये केंद्र थोड़ी देगा, ये कौन देंगे? राज्य का खर्चा जाएगा ये। बस में तो उसके पास खजाना है, बढ़िया है, मतलब अच्छा उसके पास टैक्स आ रहा है, तो वो दे देगा। तो वो केंद्र पर नहीं चुएगा कि हाँ केंद्र पर हम डाल दिए, तो ऐसा नहीं होगा, वो राज्य पर जाएगा। बस में तो वो नियम किसने बनाए? केंद्र ने भी एक नियम बना रखा था और एक नियम राज्य ने बना रखे। तो ये वाला राज्य वाला नियम सारे राज्य में थोड़ी लागू होगा, ये एक ही राज्य में लागू होगा जिस राज्य ने नियम बनाए हैं। बस में या फिर कोई ऐसा अपोजिशन राज्य है जिसको मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो बोलेगा नहीं हमारे मोदी जी वाला काम नहीं करेंगे, हम अपना बनाएंगे, तो वहाँ से टैक्स ऐसा नहीं कि मोदी जी रोक लेंगे, ऐसा नहीं है कि मोदी जी बोलेंगे हमारा फोटो लगा होगा तब ना देंगे, नहीं ऐसा नहीं है नियम। उनको जो कर्तव्य है, जो टैक्स का पैसा जो बंटवारा हो रहा है ना, अभी टैक्स पर है तो टैक्स का पैसा तो बंटवारा हो रहा है, तो सब्सिडी भी आपको देना अनिवार्य है। आप राजनीति में सब्सिडी नहीं रोक सकते हैं। बस माई अरे समझ में आया कि सो रहा है तुम लोग? अरे होली के धुन में लोग सवारेगा, कल सर छुट्टी नहीं, कल पढ़ा के छुट्टी एकदम नहीं, कल क्लास रहेंगे, कल क्लास मैथ का भी रहेगा, रीजनिंग का भी रहेगा और जीके जीएस का भी रहेगा। चलिए 269 हो गया। हाँ, दोनों को जीएसटी संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति होगी। संसद एवं राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति समवर्ती शक्ति होगी। समवर्ती शक्ति कहने का मतलब कि दोनों कानून बना सकते हैं। 269 का ए, आर्टिकल 269 का ए, ये क्या कहते हैं भाई साहब? हाँ, जीएसटी जो टैक्स मिलेगा ना, जो हमको टैक्स होगा उसका बंटवारा दोनों में किया जाएगा, केंद्र में भी और राज्य में भी है। लिखो, जीएसटी द्वारा एकत्रित टैक्स का विभाजन केंद्र और राज्य दोनों में, केंद्र एवं राज्य दोनों में विभाजन केंद्र और राज्य दोनों में किया जाएगा। आर्टिकल 279 का ए, राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार। क्लियर? ये था तुम्हारा पूरा टैक्स। एक क्वेश्चन और लिख लो, एक स्टेटमेंट है जो शुरू बता चुके तुम लोग को, उर्सिला ही से वाला है ना। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? हाँ, इन्वर्टेड कॉमा है, लिखो फ्रॉम बॉम्ब टू टॉम्ब, ये अंग्रेजी में है, हिंदी में लिख लो, है ना। कोख से लेकर कब्र तक, है ना, कोख से लेकर कब्र तक हर व्यक्ति को
कर का भुगतान करना पड़ता है। जान से लेकर मृत्यु तक। हाँ, जन्म कहाँ, कोख से लेकर बता रहे हैं, जन्म तो अभी हुआ ही नहीं। कोख से लेकर कब्र तक, मरने के बाद तक, शमशान घाट जाने तक, जलते जलते तक बोल सकते हो। मतलब टैक्स देते हुए जाओ। पीताम्बरी चढ़ेगा, हुमाद चढ़ेगा, लकड़ी चढ़ेगा, है समझ तो मतलब इसी को बोलते हैं फ्रॉम बॉम्ब टू टॉम। एक इनका कथन है, एक लेडीज है, उनका नाम है उर्सुला हिक्स। उर्सुला हिक्स, हाँ, इसने स्टेटमेंट दिया था, बहुत बोल सकते हो बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट थी। हाँ, बॉम्ब मतलब तो अधिक हो जाएगा ना सर। बॉम्ब कोक, बॉम्ब कोक को बोलते हैं, नहीं पता तुम लोग को? कहाँ अंग्रेजी पढ़ते तुम लोग रहे? बम बम वाला, क्या समझे, बम वाला। फ्रॉम बॉम्ब टू टॉम, बॉम्ब मतलब कोक और टॉम मतलब कब्र होता है। बस भाई, जो नहीं आता उसको पूछना भी कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? हाँ सर। और पढ़ना है? ना सर, ना बहुत ज्यादा हो गया।